हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बेस के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। बेस को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और जो बेस का दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो आपको ध्यान देना है इन दोनों में। यूं तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टाइप है दैट इज सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। अब इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्ट्रेंथ होता क्या है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है रिएक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स कि किसी रिएक्शन में जब हम बेस सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर जाकर के ये जो बेस है किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, ये जो बेस सब्सटेंस है कितना रिएक्टिव है। अगर रिएक्शन में वो बहुत अच्छे तरह से रिएक्ट कर रहा है तो कहलाएगा कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर रिएक्शन में उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो है, रिलेटिवली स्लो है, तो क्या कहलाएगा कि ये वीक बेस हो गया। लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम है कि हाउ कैन वी जज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि वो जो बेस है रिएक्शन में अच्छी तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इसे समझने के लिए जरूरी है हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो बेस है कितना आयोनाइज होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी पोलर सॉल्यूशन में जहां पर इसको आपने डिसॉल्व कर रखा है, तो वहां पर ये कितना आयोनाइज हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई बेस सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में या किसी दूसरे सॉल्यूशन में जो पोलर नेचर का सॉल्यूशन है, ठीक है, वहां पर 100% आयनाइज हो रहा है, मीन्स कंप्लीट आयनाइज हो रहा है, तब तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्योंकि अगर वो कंप्लीट आयनाइज हो रहा है, जब उसका टोटल आयनाइजेशन हो जाएगा तो रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मोल आपने लिए हैं पर्टिकुलर बेस के, वो सारे के सारे मोल जो है वहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे ना रिएक्शन में, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 मोल हैं किसी बेस के, तो ये जो 2 मोल हैं पूरे पूरे इन्वॉल्व हो गए रिएक्शन में, कंप्लीटली ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनका कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है। लेकिन अगर हम किसी रिएक्शन में वहीं पर एक और बेस लेकर के आए, 2 मोल उसके भी है ना, और वो क्या हो रहा है कि केवल उसका 1 मोल ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो पाया और 1 मोल जो है अभी भी रिमेन है, नहीं रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये 2 मोल में से केवल एक ही मोल आयनाइज हो पाया था, है ना। इट मीन्स कि जो दूसरा वाला केस है वहां पर बेस पार्शियल आयनाइज हुआ। ठीक है, तो कहा जाएगा कि अगर उसका पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका वीक बेस। तो सिंपली आप समझ सकते हैं स्ट्रेंथ को कहा जा सकता है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो हमारे बेस सब्सटेंस है उनको 2 पार्ट में रखा गया है। पहला पार्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कि जो बेस है दैट इज स्ट्रॉन्ग, और जो दूसरा है वो हो जाएगा आपका वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग को क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग को कहोगे when base substance get 100% ionized into their aqueous solution, aqueous solution. It is known as strong base। अगर वो अपने aqueous solution में 100% आयनाइज हो रहा है तो दैट इज नोन एज नाउ स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है? तो मैंने बताया था आपको, यूजुअली एल्कली की बात बताई थी, है ना। कहा था कि ऑल द एल्कली आर बेसिस। मैंने बताया था ऑल द एल्कली आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर बात हो रही है स्ट्रॉन्ग बेस की मतलब एल्कली, तो जितने भी एल्कली हैं, ऑल alkalis are strong base। जो भी एल्कली हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एल्कली हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इस तरीके से
ये आपके स्ट्रॉन्ग एल्किली में काउंट किए जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ये काउंट किए जाएंगे। इन अदर हैंड अगर वीक बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस आपको क्लियर हो गया, वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में इसका अपोजिट कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए क्या हुआ था, 100% आयनाइजेशन हुआ था ना। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कहा जा रहा है कि वो 100% आयनाइज हो रहा है, तब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक क्या होंगे, वीक बेस में कि इनका जो आयनाइजेशन है दैट इज बिलो टू 100%, मतलब 100% से कम आयनाइज हो रहा है। कुछ जगहों पर इसके लिए लिखा हुआ है कि बिलो टू 50%, तो चाहे बिलो टू 100% लिखा हो या बिलो टू 50% लिखा हो, है ना, इन दोनों का ही मतलब हो जा रहा है कि जो हमारा बेस सब्सटेंस है दैट आयोनाइज, चाहे वो 100% से कम आयोनाइज हो रहा हो, चाहे वो 50% से कम आयोनाइज हो रहा हो, दोनों ही केस में क्या कहलाएगा कि उसका आयनाइजेशन जो है दैट इज पार्शियल, है ना, उसका आयनाइजेशन पार्शियल है। तो जब पार्शियल आयनाइज हो रहा है, सारे के सारे मॉलिक्यूल आयनाइज हो ही नहीं पाए रिएक्शन में, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखनी है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सपोज यहां पर लिया आपने NaOH और NaOH को आयनाइज किया, आयनाइज करने के बाद NaOH से क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको सोडियम आयन और साथ में जो दूसरी चीज मिल रही है दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। तो एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हमने जो एरो मार्क किया है ये क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल एरो है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा NaOH है रिएक्शन में 100% आयनाइज हो रहा है या कंप्लीट आयनाइज हो रहा है। तो जब भी कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो एरो आपको एक यूनिडायरेक्शनल लगाना है। लेकिन अगर अभी किसी वीक बेस की बात करें, ठीक है, जैसे किसी वीक बेस की बात करें, तो वीक बेस में जैसे आपने CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या पढ़ेंगे, तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी आयनाइज करते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने आयनाइज किया तो पता चला कि इसके आयनाइज होने के बाद कुछ कैल्शियम आयंस का फॉर्मेशन हुआ और साथ में हाइड्रोक्सिल आयंस भी बन रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं। लेकिन जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये 100% आयनाइज नहीं हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आयनाइजेशन है दैट इज पार्शियल, ये पार्शियल आयनाइज हो रहा है, ये पार्शियल आयनाइज हो रहा है। और NaOH क्या था, 100% आयनाइज हुआ। तो जब ये पार्शियल आयनाइज हुआ, जब इसके पूरे मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए ही नहीं, तो वहां पर आर्हेनियस ने एक थ्योरी बताई वीक जो बेसिस है उनके लिए कि ये क्यों नहीं 100% आयनाइज होता है। उसका रीजन ये है कि ये बहुत स्लोली आयनाइज होते हैं, और इससे पहले कि इनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो पाए, जो आयनाइज्ड पार्ट है वो वापस से रीयूनाइट होकर के अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने वीक बेस होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीक बेसिस के केस में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, उनके आयनाइजेशन में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सिबिलिटी जो हमारा वीक बेस है वो कभी भी कंप्लीट आयनाइज नहीं हो पाता है। ओके, वो हमेशा पार्शियल आयनाइज होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो क्या होता है कि कंप्लीट आयनाइज हो पाता है। तो उम्मीद है कि आप स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो बेस है उनके क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आते हैं कि ये जो हमारे बेस सब्सटेंस है उनको फर्दर एसिडिटी के बिहाफ पर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि भाई जो एसिडिटी है वो है क्या, व्हाट इज एसिडिटी। एसिडिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, एसिडिटी है क्या। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे रटना बंद कर दो, बिल्कुल रटना नहीं है। तो आप कहेंगे कि आपके पास कोई एक बेस सब्सटेंस है, सिंपल लैंग्वेज है, एक बार में आपको याद हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आपके पास ये कोई बेस सब्सटेंस है
कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी बेस सब्सटेंस है, और उस बेस सब्सटेंस का आपने क्या किया, ध्यान दीजिए, कंप्लीट आयोनाइजेशन, बेस का आपने कंप्लीट आयनाइजेशन किया। बेस सब्सटेंस कंप्लीट आयनाइज हो रहा है, और कंप्लीट आयनाइज होने के बाद यहां पर ये कुछ n नंबर ऑफ, n का मतलब पता नहीं भाई कितने है, तो n नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इसने क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए, n नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। कोई बेस सब्सटेंस है, बेस का अपने पास क्या है, अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल मतलब एक अकेला मॉलिक्यूल है, बेस का एक अकेला मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए, बेस का एक अकेला मॉलिक्यूल है, और उस एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, इन्हीं को टर्म किया जाएगा, माना जाएगा, कहा जाएगा कि दैट डिटरमाइन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आर ऑब्टेन्ड, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आर ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस टर्म्ड एज द एसिडिटी ऑफ दैट बेस। ठीक है, जैसे पूछ लिया गया तो आप सिंपली ये बता देंगे। ठीक है, अब एक वन लाइन डेफिनेशन और है, उसको भी समझ लो। एसिडिटी के लिए क्या कह सकते हो कि भाई देखो, अपने पास एक मॉलिक्यूल है बेस का, तो और उस बेस के कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप यू भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन, total number of hydroxyl ions are obtained by the complete ionization of a single molecule। A single molecule का मतलब एक अकेला मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस, और यहां पर एल्कली भी टर्म मार्क कर लीजिए। ठीक है, चाहे कोई बेस हो या कोई एल्कली हो, उसका एक अकेला सिंगल मॉलिक्यूल है, और उस सिंगल मॉलिक्यूल के कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आपको मिल रहे हैं, that are known as the acidity of that base or alkali। तो total number of hydroxyl ions are obtained by the complete ionization of a single molecule of a base or alkali known as acidity of that base or alkali। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो एसिडिटी की हम लोगों ने डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ ली है। अब जब डेफिनेशन क्लियर हो गई तो क्लासिफिकेशन का मेथड भी क्लियर हो जाएगा कि भाई एसिडिटी के बेसिस पर बेस को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो बेटा ध्यान देना है, जनरली कोई भी जो बेस मॉलिक्यूल होता है, जनरली कोई बेस सब्सटेंस, उसका एक मॉलिक्यूल लिया, उसको कंप्लीट आयनाइज किया, तो कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद या तो रिएक्शन में आपको एक सिंगल हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, या 2 हाइड्रोक्सिल आयंस आपको मिलेंगे, है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल के कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद, या तो एक हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, या 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, या 3 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है। तो ध्यान देना है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी जो बेसिस है उनको 3 पार्ट में रखा गया है। पहला जो टाइप है दैट इज मोनो एसिडिक बेस, जो दूसरा टाइप है नंबर बी, दैट इज डाई एसिडिक बेस, एंड नाउ थर्ड वन इज ट्राई एसिडिक बेस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक बार में पूरी चीज क्लियर हो गई तो आप कहेंगे मेरी टैग लाइन केमिस्ट्री रटना बंद कर दो। रटने की जरूरत नहीं है, समझें
आपके ब्रेन में चीज तभी स्टोर हो पाएगी। तो मोनो एसिडिक बेस का मतलब, यहां पर देखो जो मोनो टर्म लिखा हुआ है ना, सारा फोकस इस मोनो पर करना। मोनो का मतलब क्या हो गया? सिंगल, अकेला। डाई, डाई का मतलब क्या हो गया? डाई मीन्स टू। एंड ट्राई, ट्राई का मतलब 3 होता है। TRI बोले ट्राई, TRY बोले ट्राई, उसका मीन्स कोशिश करना होता है। जो कोशिश अभी हम लोग कर रहे हैं, केमिस्ट्री सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्राई, ट्राई का मतलब होता है TRI, ट्राई मीन्स 3। तो ध्यान दो, कोई बेस सब्सटेंस है, जैसे एक एग्जांपल लेते, एग्जांपल से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने NaOH लिया और NaOH का कंप्लीट आयनाइजेशन किया। तो आफ्टर कंप्लीट आयनाइजेशन, जब NaOH को यहां से ये आपने आयनाइज किया, इसके बॉन्ड टूटे, तो NaOH अपने कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद रिएक्शन में जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इनपुट कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, यहां से कितने हाइड्रोक्सिल आयन मिले? तो रिएक्शन में यहां पर हमें एक अकेला, एक सिंगल हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है। इसलिए NaOH की जो कंप्लीट आइडेंटिटी है, पूछ लिया जाए कि भाई NaOH क्या है, तो आप कह दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या है भाई? आप उसका कॉमन नेम बता देंगे कि भाई कॉस्टिक सोडा है, केमिकल नेम या कॉमन नेम बता देंगे। लेकिन ये कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी में आपको लिखना होगा, ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ मोनो एसिडिक बेस। क्यों मोनो एसिडिक बेस? क्यों? क्योंकि उसे कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद रिएक्शन में सिंगल हाइड्रोक्सिल आयन इनपुट होता है। बेटा ध्यान दीजिए, सिंग बायोलॉजिक्स में आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी बहुत फिल्टर करके, बहुत डीपली जा करके, ताकि आप लाइफ में कभी भूले नहीं। साइंस का मतलब सिंग बायोलॉजिक्स। कम ऑन, अभी आते हैं डाई एसिडिक बेस में। तो डाई एसिडिक बेस में फिर से एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए अब की बार अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज किया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होकर के, वैसे तो ये वीक बेस है, कंप्लीट आयनाइजेशन इसका होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते थ्योरेटिकली, है ना, प्रैक्टिकली कि भाई कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहा है, लेकिन हम थ्योरेटिकली मानते हैं, थ्योरी में मान लेते हैं कि इसका कंप्लीट आयनाइजेशन किया। तो इसके कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद जो रिएक्शन है, वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस जो आपको इनपुट हो रहे हैं वो क्या है? तो देख लीजिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इनपुट हुए हैं वो हो गए आपके 2। तो एक ऐसा बेस मॉलिक्यूल जो कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद 2 हाइड्रोक्सिल आयंस इनपुट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डाई एसिडिक बेस। तो हम लोगों ने मोनो एसिडिक और डाई एसिडिक समझ लिया। ट्राई एसिडिक आप खुद बताएं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम लोगों ने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आयनाइजेशन के बाद आप खुद देखिए रिएक्शन में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कितने मिल रहे हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक अकेला मॉलिक्यूल अपने कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद रिएक्शन में 3 हाइड्रोक्सिल आयंस इनपुट कर रहा है। तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब इसका एसिडिटी 3 है तो इसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन में टाइप क्या लिख दोगे? लिखोगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ ट्राई एसिडिक बेस। गॉट इट? इतनी बात आ गई समझ में? बहुत अच्छे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये कुछ बेसिस हैं जिनकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन मार्क कर ली जाए। जैसे अभी NaOH का केस हमने आपको बताया कि भाई NaOH क्या है। साथ साथ बोलो बच्चों, NaOH क्या है। इसके बाद NaOH के बाद KOH क्या है, कंप्लीट इसकी आइडेंटिफिकेशन। MgOH होल ट्वाइस, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? FeOH होल ट्वाइस, इसके बारे में बताइए। FeOH होल ट्वाइस, इसके बारे में बताइए। AlOH होल ट्वाइस, इसके बारे में बताइए। तो NaOH के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज मोनो एसिडिक बेस।
KOH क्या हो जाएगा, तो देखो KOH भी जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो यहाँ से आपको एक सिंगल हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, तो इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा मोनो एसिडिक बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्सिल आयन इनपुट करेगा रिएक्शन में, इसलिए ये हो जाएगा आपका डाई मीन्स 2, तो दिस इज डाई एसिडिक बेस। FeOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं केमिकली ये क्या है, तो ये कहलाता है फेरस हाइड्रोक्साइड, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड। तो फेरस हाइड्रोक्साइड में भी 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका डाई एसिडिक बेस। एंड उसके बाद FeOH होल ट्वाइस, ये क्या हो गया, तो दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेकिन कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन में इसकी एसिडिटी भी मार्क करनी। तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं रिएक्शन में। जब हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, कंप्लीट आयनाइज होता है, तो 3 हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन में इनपुट कर रहा है, तब इसका क्या नाम हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका ट्राई एसिडिक बेस। इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ट्राई एसिडिक बेस है। तो अभी हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग बेस कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ेंगे। करीब 7 प्रिपरेशन मेथड्स है, तो उनकी डिटेल पढ़ेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों के बीच में इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।